हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशनो। आज हम लोग बात करेंगे स्तूप के बारे में। हालांकि स्तूप का एक वीडियो अपलोड हो चुका है उससे पहले ही, यानी कि 2 महीने पहले मैंने अपलोड किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था स्तूप के पार्ट्स। ठीक है, यानी कि स्तूप में जैसे कि छत्रक क्या होता है, यष्टि क्या होता है, तोरण द्वार क्या होता है, अंडभाग क्या होता है, यानी कि इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और स्तूप कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम लोग देख चुके हैं उसमें। और हम लोगों ने देखा था स्तूप शब्द किस तरीके से आया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उस वीडियो में देख चुके हैं, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर स्तूप हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अलग अलग जगह पे जो स्तूप मिले हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि भरूच का स्तूप हो गया, सांची का स्तूप हो गया, सारनाथ का स्तूप हो गया, पिपरहवा का स्तूप हो गया। तो ये स्तूप कहाँ कहाँ से मिले हैं और इनसे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं कहने का सेंस ये है कि हर एक स्तूप को हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और फिलहाल उस स्तूप में क्या बता, मैंने एक स्तूप होता क्या है वो चीज़ बता रखी है। और यहाँ पर हम बात करेंगे जो जो स्तूप मिले हैं, ठीक है, तो उन सब के बारे में जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा है, जिसमें कि सांची का स्तूप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वो चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और ये जो सीरीज चली, स्थापत्य कला की सीरीज चली, जिसमें हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं और ये कौन सा तीसरा पार्ट। ठीक है, ये स्तूप वाला जो पार्ट है वो दूसरा है, यानी कि वो जो स्तूप के मैंने वीडियो बनाया है, स्तूप के जो पार्ट्स बताए हैं, जो मैंने रेलिंग है, ये छत्रक है, यष्टि, ये सब ये अलग आपका वीडियो है, मतलब स्थापत्य कला की सीरीज में ही आएगा फिलहाल। लेकिन जो मौर्यकालीन जो स्थापत्य कला चल रही है, तो उसका ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने प्राक मौर्यकाल वगैरह पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने स्तंभों के बारे में पढ़ा था। और थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। और फोर्थ पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो क्या कहते हैं मौर्यकालीन जो और जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि उसमें जो है किस तरीके से यहाँ पर शिलालेख आता है, स्तंभ लेख आता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है यानी कि अभिलेख के बारे में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो मौर्यकालीन जो कला है, ठीक है, यानी कि मौर्यकालीन जो स्थापत्य कला है, वो काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इसलिए ये आपका कई पार्ट्स में डिस्कस किया जाएगा। तो आज है हम लोग पढ़ेंगे स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछली वीडियोस मेरी देखी होंगी, तो आपको वहाँ से चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपने वो वीडियोज़ ना देखी तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल अगर आप वो नहीं भी देखेंगे, ये भी देखेंगे डायरेक्ट, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे आपकी मर्जी, जैसा दिल करे वैसा आप करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्तूप के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जो स्तूप शब्द है कहाँ से आया है। तो स्तूप शब्द जो आया है, वो सबसे पहले स्तूप शब्द का यूज़ कहाँ हुआ, ऋग्वेद में हुआ है। तो सबसे पहले स्तूप शब्द का जो जिक्र है कहाँ हुआ, ऋग्वेद में हुआ। जैसे कि आपको पता है वेदों की संख्या कितनी, 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी कि 4 हमारे वेद है, जिसमें ऋग्वेद में सबसे पहले यानी कि स्तूप जो शब्द है सबसे पहले में यूज हुआ है, तो ऋग्वेद में यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वेदों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वेद एक अलग टॉपिक हो जाता है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है स्तूप का अगर शाब्दिक मीनिंग पूछे तो बताया जाता है, स्तूप का अगर शाब्दिक मीनिंग अगर पूछे तो आपको बताना है कि मिट्टी का ढेर। तो क्या आपको बताना है, मिट्टी का ढेर होता है, मिट्टी का ढेर, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जो स्तूप बने थे वो क्या है, मिट्टी के ही बने थे। बाद में अशोक काल में, यानी कि अशोक के टाइम में ईंटों के स्तूप वगैरह बनाए गए। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है, स्तूप शब्द की अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है मिट्टी का ढेर, या हम इसको थू, ठीक है, या तो इसको थू या थूहा भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है। तो स्तूप का मीनिंग क्या होता है, मिट्टी का ढेर होता है, थू होता है या थूहा होता है। ठीक है, और स्तूप आपको पता है किससे रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसमें, देखते हैं सबसे पहले कुछ थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड यहाँ पर भी देख लेते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए, जब महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण होता है, जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है, ठीक है, तो महापरिनिर्वाण होता है, निर्वाण होता है, तो उसके बाद जो है, उसके बाद यानी कि अजातशत्रु के टाइम में, ठीक है, अजातशत्रु के टाइम में 8 जो स्तूपों का निर्माण किया गया था। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है, उसके बाद अजातशत्रु के टाइम में 8 जो है स्तूपों का निर्माण हुआ था। फिर कहा जाता है अशोक ने इन 8 स्तूपों में से 7 स्तूपों को खुदवा करके नए 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। ठीक है, तो इनमें से कितने 7 स्तूपों को जो है फिर से मतलब उस पर खुदवा करके उनसे अवशेष निकाल करके, जैसे कि जो नाखून होते हैं, जो अस्थियाँ
हड्डियाँ होती हैं या जो बाल होते हैं, तो उन चीज़ों को निकाल करके और उनमें 84,000 कितने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। ठीक है, तो कहा जाता है 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, लेकिन ये 84,000 स्तूप हम लोग को सारे नहीं मिलते हैं। तो कहा जाता है ज़रूरी नहीं कि 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया हो, लेकिन फिर भी अशोक ने बहुत से स्तूपों का निर्माण करवाया। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, जब शुंग काल आता है, तो शुंग काल में भी बहुत अच्छे से स्तूप वगैरह का मतलब थोड़ा सा जीर्णोद्धार वगैरह होता रहता है। ठीक है, तो क्या मैंने बताया कि महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया अजातशत्रु के टाइम में, जिसमें 7 स्तूपों को खोद करके यानी कि उसको फिर से कर करके उसमें जो अवशेष मिले उसके ऊपर फिर से 84,000 स्तूप जो है फिर से बनाए गए अलग अलग जगहों पे। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले हम देखेंगे पिपरवा, क्योंकि यहाँ पर हम बैकग्राउंड स्तूप के बारे में नहीं समझेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपका एक वीडियो इस पे अपलोड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं पिपरहवा स्तूप की। तो देखिए पिपरहवा जो स्तूप है ये सबसे प्राचीनतम स्तूप है। सबसे पहले आपको याद रखना है जो पिपरहवा स्तूप है ये सबसे प्राचीनतम स्तूप है। कहाँ पड़ता है ये? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो कहाँ पड़ता है ये? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी कि आपका पड़ेगा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और सबसे ये प्राचीनतम स्तूप है। इसकी खोज किसने की थी? तो WC पेपे ने की थी, यानी कि डॉक्टर WC पेपे ने की थी। तो आपको पिपरहवा से आपको पेपे याद रखना है। ठीक है, तो पिपरहवा की खोज किसने की थी? पेपे ने की थी। कब की थी आपको ये भी याद रखना है, 1897। ठीक है, 1897 और 1898 के बीच में हुई थी। ठीक है, तो 1897 और 1898 के बीच में हुई थी, ये आपको याद रखना है। किसने की थी? तो पेपे ने की थी, WC पेपे ने की थी। फिर हम बात करते हैं जो इसके बाद में जब इसका जो है उत्खनन वगैरह होता है तो इसमें एक प्रस्तर पेटिका मिलती है, यानी कि एक पत्थर की पेटिका मिलती है जिसमें 4 कलश मिलते हैं। ठीक है, जिसमें 4 कलश मिलते हैं और इसमें सोने हैं और बहुमूल्य जो स्टोन्स वगैरह इसमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको पेटिका मिलती है जिसमें 4 80 कलश मिलते हैं, 4 घड़े मिलते हैं। ठीक है, कलश आप कह सकते हैं या घड़े कह सकते हैं। तो यहाँ पर कलश मिलते हैं और जिसमें हम लोगों को क्या मिलता है? सोना वगैरह, जो सोना है या बहुमूल्य धातु वगैरह यहाँ से मिलती हैं। ठीक है, और मैंने बताया जो पिपरहवा स्तूप है ये क्या है? प्राक मौर्यकालीन स्तूप है। ठीक है, और इसलिए ये क्या है? प्राचीनतम स्तूप है। लेकिन इसका निचला भाग क्या है? प्राक मौर्यकालीन है, लेकिन ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है? मौर्यकालीन है। तो जो ये पिपरहवा स्तूप है इसका निचला जो भाग है वो क्या है? आपका प्राक मौर्यकालीन कहलाता है। ठीक है, मौर्यकालीन कहलाता है। और जबकि ये ऊपर वाला भाग यानी कि इसका ऊपर वाला यानी कि बाद में जो पार्ट्स बनते हैं तो वो क्या है? आपका मौर्यकालीन है। ठीक है, तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। तो ये क्या है? प्राक मौर्यकालीन और प्लस मौर्यकालीन दोनों ही हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले पूछा जाता है क्वेश्चन क्या पुटअप होता है कि सबसे प्राचीनतम स्तूप इनमें से कौन है? तो आपको क्या बताना होगा? पिपरहवा स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है जिसका निचला भाग प्राक मौर्यकालीन है और ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा? आपका मौर्यकालीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या? भरहूत स्तूप। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं भरहूत स्तूप की। अब देखिए भरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? कनिंघम ने की थी। ठीक है, पड़ता कहाँ है आपका? भरहूत स्तूप पड़ेगा कहाँ? तो भरहूत स्तूप पड़ता है MP में, यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में भरहूत स्तूप पड़ता है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ता है? तो नागढ़ में पड़ता है। फिर इसकी खोज किसने की थी? कनिंघम ने की थी। ठीक है, कनिंघम ने इसकी जो है खोज की थी। कब की थी? 1873 में की थी। ठीक है, ये याद रखना है। कनिंघम ने भरहूत स्तूप की खोज की थी। कब की थी? 1873 में की थी। और फिर जब इसका जो उत्खनन वगैरह होता है, जो इसके अवशेष जो होते हैं, यानी कि जाहिर सी बात है अच्छी पोजीशन में नहीं मिले हैं, तो उसके जो अवशेष जो इधर टूट फूट जो होती है तो उसको कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। यानी कि भरहूत स्तूप के जो अवशेष हैं तो उसको कलकत्ता संग्रहालय में क्या है? संग्रहित किया गया है। जो भी इसमें टूट फूट जो चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ें जो रह गई हैं तो उसमें क्या है? वो कलकत्ता संग्रहालय में। तो आपको याद रखना कलकत्ता संग्रहालय में इसको क्या है? संग्रहित किया गया है। फिर बात करते हैं जैसे कि जो पिपरहवा स्तूप था ये आपका निचला भाग प्राक मौर्यकाल था और फिर जो है ऊपर वाला भाग क्या? मौर्यकालीन था। उसी तरीके से जो भरहूत स्तूप है इसमें जो अंड भाग है वो अशोक के काल में का है। ठीक है, और जो इसका बाद वाला जो पार्ट है क्या है? वो शुंग काल का है। ठीक है, तो इसका जो अंड भाग है यानी कि भरहूत स्तूप का जो अंड भाग है वो अशोक के टाइम का है, जो लाल बलुआ पत्थर से बना है। अब देखिए अशोक के टाइम में जितने स्तूप बने हैं वो ज्यादातर आपके क्या है? ईंटों के, क्योंकि उस समय ईंटों के स्तूप बनाए जाते थे और चुनार से लाल बलुआ पत्थर ला करके स्तूप बनाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है मौर्य काल के टाइम लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ है। तो वहां पर आप जो है अगर एग्जाम में बैठे तो आप वहां पर
तुक्का मार सकते हैं कि लाल बलुआ पत्थर का यूज अशोक के टाइम में हुआ है। ठीक है, तो अंडभाग क्या हो जाएगा, अंडभाग हो जाएगा चुनार लाल बलुआ पत्थर। तो आपको चुनार यानी कि चुनार कहाँ पड़ेगा, आपका यूपी में पड़ेगा। ठीक है, चुनार लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर आपको याद रखना है। ठीक है, तो लाल बलुआ पत्थर आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको याद रखना है अशोक के टाइम में चुनार लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ है। नष्ट होने के बाद जब शुंग शासक यहाँ पर आते हैं तो इन्होंने इसका फिर से निर्माण करवाया। ठीक है, यानी कि फिर से, यानी कि जाहिर से वो टाइम बीतने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, थोड़े से नष्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी अपनी इनकी पोजिशन क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो उसके बाद जो शुंग शासक आते हैं तो इन्होंने इसका फिर से निर्माण कराया। लेकिन आपको ये याद रखना है अशोक के टाइम में लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ है, लेकिन शुंग के टाइम में सफेद बलुआ पत्थर का यूज हुआ है। ठीक है, तो अशोक के टाइम में आपको अशोक को याद करना है लाल से और शुंग को याद करना है आपको सफ़ेद से। शुंग को आपको याद करना है सफ़ेद से याद करना है। तो इस तरीके से अंडभाग आपका क्या हो जाएगा, अशोक कालीन हो जाएगा, जबकि आपका ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, शुंग कालीन हो जाएंगी। और इसका जो व्यास है, यानी कि इस स्तूप का जो, इस स्तूप के जो अंडभाग का जो व्यास है वो कितना है, 68 फुट है। ठीक है, यानी कि 68 फुट इसका क्या हो जाएगा, 68 फीट इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। किसका, भरूच स्तूप के अंडभाग का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, जो इसके जो तोरण द्वार वगैरह हैं, तो यहाँ पर 40 जातक कथाओं के चित्र मिलते हैं। अब जातक कथाएं क्या है, यानी कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उसको बोलते हैं जातक कथाएं। तो यहाँ पर 40 जातक कथाओं के चित्र मिलते हैं। और सबसे पहले अगर पूछा जाए किस स्तूप में जातक कथाओं के चित्र मिलते हैं, तो वो आपको भरहूत को ही याद रखना है। तो सबसे पहले जातक कथाओं के चित्र कहाँ मिलते हैं, तो भरहूत में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 40 जातक कथाओं के चित्र मिलते हैं। इसमें सबसे पहले जातक कथाओं का अंकन हुआ है। क्लियर, यहाँ पर यक्ष यक्षिणी, यानी कि यहाँ पर यक्ष यक्षिणी का भी अंकन है, जिसमें सुभद्रा को आपको याद रखना है, पद्मावती, यानी कि बहुत से यक्ष यक्षिणी का यहाँ पर अंकन हुआ है। लेकिन मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट आउट किया है क्योंकि यही एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आपको सुभद्रा याद रखना है, पद्मावती याद रखना है, सुदर्शना याद रखना है, चूला कोका याद रखना है, मिश्र केशी और अलवुषा को याद रखना है। ठीक है, तो इन सब यक्ष यक्षिणी का यूज हुआ है। अब मैंने आपको बता दिया यक्ष यक्षिणी होता क्या है, मैंने कई वीडियोस में आपको यहाँ पर क्लियर किया है कि यक्ष यक्षिणी क्या होते हैं। तो मैंने बताया था आपको देवी देवता से थोड़ा सा जो नीचे मतलब ओहदा जिसका होता है वो यक्ष यक्षिणी होते हैं। कहा जाता है कि इनसे भी अगर चीज़ें मांगी जाए तो ये भी हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, ये भी हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में यक्ष यक्षिणी की पूजा वगैरह की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर यक्षिणी को हम लोगों ने देखा। फिर देखते हैं भरूच की कला शैली। अब जो भरूच की जो कला शैली है तो लो रिलीफ में है। अब देखिए भरूच की जो कला शैली जो कास्ट की कटाई पर आधारित, उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो भरूच की कला जो है जो कास्ट शैली की कटाई, यानी शैली कास्ट में मीन्स होता है लकड़ी, तो कास्ट की कटाई का ही एक विकसित रूप है। ठीक, कास्ट की कटाई का ही एक विकसित रूप है। इसीलिए यहाँ पर जो चीज़ें बनी हैं वो क्या है, चपटे डॉल की है, यानी कि लो रिलीफ की है। एक होता है हाई रिलीफ, एक होता है लो रिलीफ, यानी कि जो दीवारों पे जो मूर्तियां वगैरह बनती हैं तो एक लो रिलीफ में बनती है, एक हाई रिलीफ में बनती है। तो कहने का सेंस ये है, जिसको ज़्यादा उभारा जाता है वो क्या होती है, हाई रिलीफ होती है, और जिसको कम उभारा जाता है वो क्या होती है, लो रिलीफ होती है। जैसे कि आप सिक्का देख सकते हैं, जो 5-10 के सिक्के आते हैं तो उसमें किस तरीके से उकेरा जाता है, वो क्या होती है, लो रिलीफ होती है, यानी कि उसमें कम उकेर के, कम उसको जो है स्क्रैच करके बनाया जाता है, तो वो लो रिलीफ होती है। और जिनको बहुत ज़्यादा उभारा जाता है, जो बहुत ज़्यादा उभरी होती हैं, तो वो क्या होती है, वो हाई रिलीफ में आती हैं। तो यहाँ पर क्या है, लो रिलीफ आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको लो रिलीफ आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंकन है वो कैसे है, जहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो किस फॉर्म में है, लो रिलीफ में बनी हुई हैं। शुंग काल में सफ़ेद बलुआ पत्थर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अशोक के काल में लाल बलुआ पत्थर और शुंग काल में सफ़ेद बलुआ पत्थर का यूज़ हुआ है। अशोक द्वारा निर्मित ये स्तूप ईंटों का बना हुआ है। ठीक है, तो अशोक ने जो है सांची का स्तूप, सारनाथ स्तूप और भरहूत तीनों ही क्या है, ये ईंटों के बने हुए। तो सांची, सारनाथ और भरहूत तीनों ही स्तूप किसके बने हुए, ईंटों के बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका अंडभाग किसके जरिए बनाया गया है, तो अशोक के जरिए बनाया गया है। ठीक है, तो अंडभाग किसके जरिए बनाया गया, अशोक के जरिए। जबकि आपको याद रखना है,
ठीक है। और इसके बाद वाली जो चीज़ें हैं जैसे कि तोरण द्वार वगैरह हो जाएगा, तो वो सब क्या है, शुंग काल के बनाए गए हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं सांची का स्तूप। अब देखिए सांची के स्तूप में आपको बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि सांची का जो स्तूप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो चीज़ें मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको PDF फॉर्म में जितना आपको यहाँ पर जो है टाइपिंग करा हुआ लिखा हुआ मिला है वही चीज़ आपको मिलेगी, और जो मैं खुद से अभी लिख रही हूँ वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो आप जो है कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि PDF आपको जितना मैंने सामने लिख रखा है, जो मूर्तियां, हर्मिका तोरण, तो यही सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है। और PDF में आपको जो मैं लिखूंगी अब वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो आप नोट कर लीजिए। और आपको PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से जाके आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सांची के स्तूप के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सांची का जो स्तूप है वो आप सबसे पहले टाइम पीरियड याद रखना है 250 ईसा पूर्व। ठीक है। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पर भी अशोक कालीन भी हो जाएगा और शुंग काल, यानी कि कौन सी चीज़ अशोक के टाइम में बनी और कौन सी चीज़ शुंग काल में बनी, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं जो सांची का जो स्तूप है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसका प्राचीन नाम क्या है। ठीक है। सांची के स्तूप में आपको एक ही चीज़ ध्यान से देखनी है, इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा। इसका प्राचीन नाम हो जाएगा, ठीक है, काक। ठीक है, ये चीजें आप लिख लीजिएगा। तो इसका प्राचीन नाम हो जाएगा काकनादवार। ठीक है। काकनादवार जो है इसका प्राचीन नाम हो जाएगा किसका, सांची के स्तूप का। इसकी खोज किसने की थी, याद रखिएगा, खोज किसने की थी। तो खोज से आपको याद रखना टेलर। ठीक है। टेलर को याद रखना, यानी कि जर्नल टेलर, यहाँ पर लिख देते हैं जर्नल टेलर, या तो आता है टॉयलर। ठीक है। टॉयलर भी कहीं कहीं पे लिखा आता है। ठीक है। या तो आता है रॉयलेट। तो ये आपको तीनों ही नाम याद रखने हैं। एक मिनट, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है। तो जनरल टेलर, ठीक है, जनरल टेलर या टॉयलर या रॉयलेट, तीनों ही नाम आपको याद रखने। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से नेम दिया होता है, लेकिन ये एक ही इंसान का नाम है, ये ना समझिएगा ये तीनों अलग अलग हैं, ये एक ही व्यक्ति के नेम है। तो इसकी खोज किसने की थी, जनरल टेलर ने की थी। ठीक है। प्राचीन नाम क्या होगा, काकनादवार हो जाएगा। और इसका जीर्णोद्धार किसने, यानी कि जब ये नष्ट हो गया उसके बाद इसको जीर्णोद्धार यानी कि फिर से इसको सही किसने कराया। ठीक है। इसमें भी मैं बताऊंगी किस तरीके से इसमें चीज़ें हुई, यानी कि अलग अलग लोगों ने बीच बीच में अलग अलग तरीके से उत्खनन वगैरह कराया है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो इसका जीर्णोद्धार किसने कराया, तो आपको याद रखना, जीर्णोद्धार आपको याद रखना है। तो जीर्णोद्धार किसने कराया था, यहाँ पर मैं पहले लिख देती हूँ, जीर्णोद्धार किसने कराया था, जॉन मार्शल। ठीक है। तो किसने कराया था, जॉन मार्शल को आपको याद रखना है, जॉन मार्शल को आपको याद रखना है जीर्णोद्धार के लिए। ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना, जीर्णोद्धार किसने कराया था, जॉन मार्शल ने कराया था। फिर यूनेस्को के जरिए इसे, ठीक है, यूनेस्को के जरिए इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है। विश्व धरोहर सूची में, यानी कि यूनेस्को के जरिए, आपको याद है, यूनेस्को के जरिए इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है ये आपको याद रखना, कब शामिल किया गया है, तो 1989 आपको याद रखना है। ठीक है। तो 1989 में इसे यूनेस्को के जरिए विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर की। अभी हम लोग और चीज़ें भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये क्या है, इसमें अब देखिए यहाँ पर मैं एक मिनट बताती हूँ। देखिए मैंने आपको बताया सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप कौन सा है, तो आपको बताना सांची। ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा फेमस स्तंभ कौन सा है, तो सारनाथ। तो स्तंभ कहाँ का फेमस है, सारनाथ का स्तंभ फेमस है। और स्तूप कहाँ का फेमस है, सांची का स्तूप फेमस है। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये पड़ता कहाँ, मैंने बताया मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश में रायसेन जिला भी याद रखना है आपको, विदिशा भी याद रखना है। कहीं कहीं पर विदिशा लिखा आता है, कहीं कहीं पर रायसेन जिला लिखा आता है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ लगाइएगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर रायसेन बता दिया तो कहीं विदिशा आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, और कहीं विदिशा बता दिया तो रायसेन आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको विदिशा एंड रायसेन दोनों ही याद रखना है। ठीक है। तो 1818 में जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी। ये यहाँ पर चीज़ क्लियर हुई। यूनेस्को मैंने बता दी, यूनेस्को ने इसको 1989 में, यानी कि 1989 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, हर्मिका है, तोरण द्वार है, ये शुंग शासकों के जरिए बनवाई गई हैं। ठीक है। मैंने बताया था कि जिसका अंड भाग है वो अशोक कालीन है, जबकि मूर्तियाँ हर्मिका और तोरण द्वार ये क्या है, शुंग शासकों
के जरिए बनवाई गई है। शुंग शासकों ने इसमें क्या है, सफेद बलुआ पत्थर का यूज किया है। ठीक है, तो अशोक ने लाल बलुआ पत्थर का यूज किया है, जबकि शुंग जो है शासकों ने इसमें सफेद बलुआ पत्थर का यूज किया है। स्तूप का व्यास क्या है, इसमें स्तूप का व्यास क्या हो जाएगा, 120 फुट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाए, 54 फुट, यानी कि ये अंड भाग की ऊंचाई यहाँ पर दे रखी है, तो 54 फुट इसकी ऊंचाई हो जाएगी। स्तूप का व्यास कितना हो जाएगा, 120 इसका व्यास हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें क्या है, 4 तोरण द्वार हैं। इसमें 4 तोरण द्वार हैं, ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या प्रदीक्षा पथ है। अब प्रदीक्षा पथ क्या होता है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु वगैरह जो होते थे, जिसमें जो है चक्र लगाते थे, यानी कि इस पे जैसे कि प्रदीक्षा पथ जहाँ पर जीना टाइप के होता है, तो उसमें क्या है वो चक्कर वगैरह लगाते हैं, उसको बोलते हैं प्रदीक्षा पथ। ठीक है, यानी कि जिस रास्ते पे चलते थे उस पर मतलब इस तरीके से चक्कर वगैरह लगाते थे। तो सांची के स्तूप में 2 प्रदीक्षा पथ है, एक थोड़ा सा ऊंचे है, एक थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 तोरण द्वार होते हैं, यहाँ पर प्रदीक्षा पथ होता है। ठीक है, तोरण द्वार तथा रेलिंग पर अब जो उसमें तोरण द्वार हैं, ठीक है, यानी कि इसमें जो तोरण द्वार है और तथा रेलिंग जो है वो बुद्ध, उसमें क्या है, बुद्ध के यानी कि बुद्ध के जो है पिक्चर अंकित हैं, और प्लस काले बोने पंखदार पशु पक्षी, यानी कि पशु पक्षियों का अंकन है, वो कैसे काले रंग के, और प्लस थोड़ी सी उनकी हाइट कम दिखाई गई है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया यक्ष यक्षिणी का भी अंकन वगैरह किया गया है। यहाँ पर जो है यानी कि चारों द्वार पे आपको यक्ष यक्षिणी है, लेकिन फिर भी आपको 2 चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर जो दक्षिण यानी कि उत्तर की तरफ, यहाँ पर आपको याद रखना, उत्तर की तरफ क्या है, यहाँ पर गजलक्ष्मी है, उत्तर की तरफ गजलक्ष्मी का अंकन है। ठीक है, और जबकि दक्षिण की तरफ आपको याद रखना, दक्षिण की तरफ क्या है, श्रीदेवी का अंकन है। ठीक है, दक्षिण की तरफ श्रीदेवी का अंकन है। अब यहाँ पर श्रीदेवी, यहाँ पर आपकी ये हीरोइन वाली श्रीदेवी नहीं है, बल्कि श्रीदेवी कौन है, यक्षिणी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उन जो श्रीदेवी हैं, जो बोनी कपूर की जो वाइफ है, उस श्रीदेवी की मैं बात नहीं कर रही, बल्कि मैं बात कर रही हूँ जो श्रीदेवी यक्षिणी की बात कर रही हूँ। तो इस तरीके उत्तर में कौन सी हो जाएगी, गजलक्ष्मी का, और नीचे क्या हो जाएगा, श्रीदेवी का अंकन किया गया है। कहाँ पर, सांची के स्तूप में। तो इस तरीके से सांची के स्तूप में देखें। अब देखिए यहाँ पर जो है मेन, यानी कि सांची में मेन 3 स्तूप है, यानी कि पास पास में क्या है, यहाँ पर 3 स्तूप है, जिसमें जो मेन स्तूप है वो क्या, सबसे विशालतम है, जो बुद्ध के अवशेषों पर बना है। ठीक है, सांची के जो स्तूप है वो क्या है, 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो मेन स्तूप है वो क्या है, बुद्ध के अवशेषों पर बना है, और दूसरे नंबर यानी कि पहला नंबर क्या हो जाए, बुद्ध के अवशेषों पर बना है, जबकि दूसरा नंबर क्या हो जाए, बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि पर बना है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा जो है बौद्ध भिक्षुओं के अस्थियों पर बना है, और तीसरा जो स्तूप है, यानी कि पहला स्तूप क्या है, यानी कि बौद्ध जो बुद्ध के जो अवशेष जैसे कि नाखून है, बाल हैं और अस्थियां हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे बनाया गया है। और जो बौद्ध भिक्षु के, और दूसरा क्या है, जो बौद्ध भिक्षु जो होते हैं, जो महात्मा बुद्ध को मानने वाले जो होते हैं, तो उनकी अस्थियों पर बनाया गया है। और तीसरा क्या है, जो सारीपुत्र और महामौदलायन के लिए बनाया, यानी कि सारीपुत्र और महामौदलायन यानी कि इन के लिए यहाँ पर बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर आपको चीज़ यहाँ पर क्लियर होती है। 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मैं फिर से लिखने की कोशिश करती हूँ। 1 मिनट, हाँ, ये रेड से लिखती हूँ। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, यानी कि पहला जो है महात्मा बुद्ध के अवशेषों पे बना है, दूसरा हो जाएगा बौद्ध भिक्षु की जो है अस्थियों वगैरह पे बना है, और तीसरा क्या हो जाएगा, सारीपुत्र और महामौदलायन के लिए बनाया गया है, यानी कि इनकी मतलब जो अवशेष है उन पे बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सांची के स्तूप के बारे में हम लोगों ने ये पॉइंट देखे, और जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको और यहाँ पर बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जब सांची का जो स्तूप था वो हुआ, ठीक है, फिर क्या होता है 1881 में, ये आपको याद रखना है, 1881 में, ठीक है, अभी यहाँ पर जॉन मार्शल आ चुके हैं फिलहाल, उससे पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो 1881 में क्या होता है, 1881 में मेजर कोल ने, तो 1881 में मेजर कोल ने, ठीक है, तो 1881 में मेजर कोल ने इसके आसपास की सफाई वगैरह की थी, और 3 साल में इसको थोड़ा सा जो है अच्छे फॉर्म में लाने की कोशिश की थी। फिर क्या होता है, सर जॉन मार्शल ने, यानी कि सर जॉन मार्शल ने, ठीक है, सर जॉन मार्शल यानी कि सर जॉन मार्शल, ठीक है, तो आपको याद है सर जॉन मार्शल ने कब की थी, 1912 और 1919,
ठीक है। 1919 के बीच मार्शल ने इस स्मारक को उनकी वर्तमान स्थिति में, यानी कि 1881 में किसने काम किया इस पे, तो मेजर कोल ने काम किया। फिर 1912-1919 के बीच में किसने काम किया, सर जॉन मार्शल ने काम किया। फिर 1936 में भी जो है हमीद, यानी कि मोहम्मद हमीद नाम के एक थे, तो इन्होंने भी इसका उत्खनन कराया। ठीक है, तो आपको याद रखना मोहम्मद हमीद, यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, तो मोहम्मद, यहाँ पर हो जाएंगे मोहम्मद हमीद, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मोहम्मद हमीद ने 1936 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके 1881 में मेजर कोल हो जाएंगे। सर जॉन मार्शल किस में हो जाएंगे, तो सर जॉन मार्शल हो जाएंगे 1912-1919 में हो जाएंगे। और 1936 में किसने काम किया, मोहम्मद हमीद ने काम किया, यानी कि इन्होंने इसकी वगैरह सफाई वगैरह उत्खनन वगैरह काम करवाया। तो इस तरीके से यहाँ पर कई लोगों ने काम किया और अच्छे से इसको अच्छी फॉर्म में लाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सांची के स्तूप के बारे में देखी। फिर से चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि इसका अंड भाग वगैरह जो इसकी पहले वाली चीज़ थी वो अशोक काल में बनी। फिर उसके बाद क्या होगा, हर्मिका वगैरह क्या कहते हैं शुंग काल में बनी। अशोक काल में लाल बलुआ पत्थर का यूज़ हुआ, जबकि शुंग काल में सफ़ेद बलुआ पत्थर का यूज़ हुआ। और इसकी जो है क्या कहते हैं, इसकी खोज किसने की, तो टेलर ने इसकी खोज की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें सारी याद रखनी है, क्योंकि इस जो सांची का स्तूप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर एक चीज़ सांची के स्तूप में आपको क्लियरली हर चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। स्तूप का व्यास कितना है, 120 इसका व्यास है। ठीक है, यानी 120 फुट, यानी कि आपको 120 फीट आपको याद रखना है, इसका व्यास है। फिर हम बात करते हैं सारनाथ का जो स्तूप है उसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो सारनाथ जो स्तूप है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, कनिंघम ने की थी। जिस तरीके भरहूत की खोज किसने की थी, कनिंघम ने की थी, उसी तरीके सारनाथ की खोज किसने की थी, कनिंघम ने खोज की थी। ठीक है, पिपरहवा की खोज किसने की थी, तो पेपे ने की थी। तो ये आपको तीनों चीज़ याद रखनी है। और सांची के स्तूप की खोज किसने की थी, टेलर ने। ठीक है, फिर से क्लियर करते हैं, पिपरहवा की खोज पेपे ने, भरहूत और सारनाथ स्तूप की खोज किसने हो जाएगी, कनिंघम ने। और सांची के स्तूप की खोज किसने की थी, तो टेलर ने की थी। ठीक है, फिर हम यहाँ पर बात करते हैं 1905 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल कौन थे, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के कौन थे। ठीक है, तो ये यहाँ के मतलब क्या कहते हैं मतलब मेंबर थे। ठीक है, तो 1905 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा सर जॉन मार्शल ने के नेतृत्व में यहाँ पर वृहद काम किया गया, यानी कि अच्छे से काम किया गया। श्रीपत्तन मृगदाय, और इसका पुराना नाम क्या था, जिस तरीके सांची का नाम क्या था, सांची का मैंने अभी नाम आपको बताया, काकनादवार इसका नाम था। उसी तरीके से सारनाथ स्तूप का प्राचीन नाम क्या, श्रीपत्तन मृगदाय। अब मृग में क्या होता है, हिरण होता है। अब इसका नाम ये था क्यों, क्योंकि यहाँ हिरनी वाले जंगल थे, यानी कि हिरन वाले जंगल थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था, श्रीपत्तन मृगदाय इसका नाम पड़ा था। ठीक है, फिर देखते हैं सांची के सारनाथ स्तूप में। इस स्तूप के पास में आप देखिए, जहाँ सारनाथ जो स्तूप है ये यहाँ पर आपको हिंदू धर्म से रिलेटेड भी चीज़ें मिलती हैं, जैन धर्म से रिलेटेड भी चीज़ें मिलती हैं और बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो इस स्तूप के पास में महादेव मंदिर है। ठीक है, इस स्तूप के पास में महादेव मंदिर है। जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, जो जैन धर्म, यहाँ पर ये बौद्ध धर्म इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चीनी मंदिर। ठीक है, और सारनाथ स्तंभ, यानी कि इसी के पास में सारनाथ स्तूप के पास में आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, चीनी मंदिर, तो इनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर जो है मंदिर मिल जाएंगे। और साथ में यहाँ पर एक सारनाथ का स्तंभ है जो बहुत फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको सारनाथ स्तंभ भी मिल जाएगा। और इसी के पास में एक चौखंडी का स्तूप भी बना हुआ है, तो इसी के पास में आपको मिल जाएगा चौखंडी का स्तूप भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सारनाथ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर तीनों धर्म से रिलेटेड चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से तीनों धर्म से रिलेटेड चीज़ कौन सी है, तो आपको सारनाथ को याद रखना है। ठीक है, तो आपको सारनाथ को याद रखना है, अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तक्षशिला स्तूप की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि 3 स्तूप के बारे में हम लोग देख चुके हैं, पिपरहवा हम लोगों ने देखा, भरहूत देखा, सांची देखा और सारनाथ देखा, यानी कि 4 स्तूप के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये कौन सा स्तूप, 5वां स्तूप के बारे में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ बात करते हैं तक्षशिला स्तूप की। तक्षशिला स्तूप को चीर का स्तूप भी कहते हैं। ठीक है, तक्षशिला स्तूप को चीर का स्तूप भी कहते हैं और इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, तो सांची का भी स्तूप को शामिल किया गया और जो है तक्षशिला स्तूप को भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये क्या है, गांधार शैली से निर्मित है। अब मैंने आपको गांधार शैली,
मथुरा शैली और अमरावती शैली तीनों के बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो जैसे गांधार शैली में किस तरीके से महात्मा बुद्ध की मूर्तियां हैं, अमरावती में किस तरीके की हैं, और जो है क्या कहते हैं मथुरा शैली में किस तरह की मूर्तियां हैं, तो वो चीज़, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो उसको आप देख लीजिएगा, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थापत्य कला में हम लोगों ने कई टॉपिक्स को पढ़ा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप देखिएगा। मैं इसलिए यहाँ पर जो है इंडिकेट कर देती हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बन चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप वहाँ चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जो तक्षशिला स्तूप है, ये है कहाँ, तो ये कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ पड़ेगा, रावलपिंडी में। तो यानी कि ये स्तूप कहाँ पहुँच गया, अब पाकिस्तान पहुँच गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये क्या है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ, ये रावलपिंडी में स्थित है। जो क्या है, मतलब पहुंच गया का मतलब ये नहीं उठ के पहुंच गया है, यानी कि पाकिस्तान के मतलब उसमें आ गया है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंधु और झेलम के बीच में है, ठीक है। ये सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में जो है तक्षशिला स्तूप पड़ता है, ठीक है। तो तक्षशिला स्तूप जो है सिंधु नदी, ठीक है। तो आपको याद रखना, तक्षशिला जो स्तूप है, तक्षशिला जो स्तूप है वो क्या है आपका पाकिस्तान में पड़ता है, रावलपिंडी में पड़ता है, और सिंधु और झेलम नदी के बीच में पड़ता है। और इसका भी जो निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने ही करवाया था। और जीर्णोद्धार किसने कराया था, कनिष्क ने कराया था, ठीक है। तो निर्माण किसने कराया था, अशोक ने कराया था, ठीक है। निर्माण किसने कराया था, तो अशोक ने कराया था। और जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो यहाँ पर आपको कनिष्क को याद रखना है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करनी है। पूछा जाता है कि इसका जो है निर्माण किसने कराया और या जीर्णोद्धार किसने कराया, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कम से कम आई थिंक 5 स्तूपों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, और आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर भी हुई होंगी आई थिंक। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करिए, जो एग्ज़ाम यानी कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। यानी कि आपको ये अपने रिलेटिव्स को नहीं जो है शेयर करना है, जैसे कि आप अपने मामा और जो है मामा और मौसा और इन सब चीज़ इन लोगों को नहीं जो शेयर करना है, बल्कि उनको शेयर करना है जो कंपटीशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो उनको शेयर करना है। तो इस तरीके से अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है तो आप शेयर कर दीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मौर्यकालीन जो चीज़ें पढ़ेंगे, अशोक कालीन जो अभिलेख हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज ये तीसरा पार्ट था, अभी इसका चौथा भी पार्ट आने वाला है। हो सकता है चौथे के बाद पाँचवा भी पार्ट आ जाए, ठीक है। तो वो आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से पार्ट यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने 3 पार्ट्स पढ़ लिए हैं और आपको चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए इसी तरीके से और पढ़ते रहिए।